केमिस्ट्री हिंदी मीडियम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन थी वो देखी थी, एल्डिहाइड और कीटोन की जो सम्मिलित हैं एक साथ हैं वो देखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक साथ में हमने लास्ट जो थी मेथड वो देखते हैं, लास्ट मेथड जो थी 8 वो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस ये क्या है? ग्लाइकोल क्या होते हैं एक बार ये समझ लीजिए। जब एडजेसेंट कार्बन पर, निकटवर्ती कार्बन पर OH समूह की उपस्थिति, तो ऐसे यौगिक के कंपाउंड जो ग्लाइकोल कहलाते हैं, इन ग्लाइकोल को जब हम पर आयोडिक एसिड HiO4 अथवा लेड टेट्राएसिटेट CH3COO लेड टेट्राएसिटेट से ऑक्सीकृत कराते हैं, इनसे ऑक्सीकृत कराते हैं। कोई सा भी एक ले लेते हैं, लेड टेट्राएसिटेट ले लो या HiO4 ले लो। उस कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने से ये कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। जब सेम हो तो 2 लगा सकते हैं, ये वैलेंसी, और अदरवाइज हम प्लस कर सकते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस हमने किया, इसमें आप एग्जांपल लेते हैं। यदि यहाँ पर H हो तो HH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बनाकर देखोगे, इसे आप बनाकर देखोगे, रफ कॉपी में रख लिख करके देखोगे कि यदि हम हाइड्रोजन रखते हैं चारों तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यदि हम चारों मेथिल ग्रुप रखते हैं तो एसीटोन बनता है, तो उस कंडीशन में एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। यदि हम एक जगह CH3 और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पर एक CH3 एक हाइड्रोजन रखते हैं तो उस कंडीशन में CH3 और हाइड्रोजन मतलब एसिटेल्डिहाइड बनता है। एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा एसिटेल्डिहाइड का और एसिटेल्डिहाइड। ये है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोल जो लेते हैं उनसे कैसे बनते हैं, दोबारा देख लीजिए। लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज ये लिखोगे, जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल अथवा लेड टेट्राएसिटेट, इसमें लेड जो है ना +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, खुद अब चेंज हो जाएगा +2 में, तो इसे ऑक्सीकृत कर देगा, से करते हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में से ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें निम्नतर कम अणु वाले एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं और अलग अलग एग्जांपल लेकर के आप उन्हें करते जाओगे। मैंने आपको जैसे कि बताया CH3 ले लें तो CH3 और यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन। इस प्रकार से आप एग्जांपल लेकर के इन्हें क्लियर करोगे और क्लियर करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है। इसके साथ में मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी मेथड ऑफ फॉर्मेशन? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के विरचन की विधियां थी। जो दोनों के विरचन की मेथड ऑफ फॉर्मेशन मतलब विरचन की विधियां, जो दोनों की विरचन की विधियां थी एक साथ, ऐसे मेथड्स जिनमें दोनों का विरचन होता हो वो कंप्लीट हो गई, वो विधियां कंप्लीट हो गई विरचन की विधियां। अब हम विरचन की विधियों को देखते हैं जिनमें केवल एल्डिहाइड का
विरतन होता, विरतन होता, केवल एल्डिहाइड का विरतन होता हो। तो केवल एल्डिहाइड का विरतन होता हो ऐसे रिएक्शंस देखेंगे। तो पहले इसमें मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है उसमें हम देखेंगे स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। स्टीफन अभिक्रिया से हम किस प्रकार एल्डिहाइड अथवा कीटोन का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड का विरतन करते हैं। तो एल्डिहाइड का केवल एल्डिहाइड के विरतन की विधियां देखते हैं हम, केवल एल्डिहाइड का विरतन। तो उसमें हम देखेंगे स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं ये विधि हम। स्टीफन अभिक्रिया जो है वो पढ़ चुके हैं। आपने देखा था कि जब नाइट्राइलो की क्रिया, जब नाइट्राइलो की क्रिया SnCl2 तथा HCl कराते हैं तो उस स्थिति में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसे मैं दो पदों में करवाऊंगा। एक बार ये अपचायक है, अपचायक है तो ये क्या करेंगे RCH डबल बॉन्ड NH, इसे अपचयित कर देंगे। ठीक है, एक पाइबोन जो है वो उसका क्लीवेज हो जाएगा और ये इस पर दोनों तरफ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। क्योंकि HCl पोटेंशियल की क्षारक है तो इसके साथ एसिड जो है वह युग्म बना लेगा, युग्मित हो जाएगा। अब आगे आप इसका जलापटन कर दीजिए HOH। ठीक है, जलापटन करोगे तो क्या होगा, जलापटन करोगे तो ये होगा H2O RCHO प्लस NH4Cl, RCHO प्लस NH4Cl। ये है स्टीफन अभिक्रिया। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का विरतन जो है वो कर सकते हैं। एल्डिहाइड का विरतन जो है वह हो जाएगा, बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। R बराबर CH3 C2H5 C3H7 वगैरह कोई भी लेते हैं तो R बराबर CH3 हो तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिएक्शन करवाते हैं। आगे सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन रोजेनमूड अपचयन द्वारा, रोजेनमूड अपचयन द्वारा, रोजेनमूड अपचयन, रोजेनमूड अपचयन जो है वो हम जानते हैं कि यह अपचयन जो है वह एसिल क्लोराइड का होता है। एसिल क्लोराइड का अपचयन जब हम PD एंड BaSO4 की उपस्थिति में H2 गैस से करते हैं तो उस स्थिति में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए H2, ये HOH HCl, ठीक है, प्लस HCl प्लस HCl, H2 गैस से करते हैं। अब ये रोजेनमूड अपचयन जो है इसमें मैं आपको थोड़ी सी और अधिक जानकारी दे देता हूँ कि प्लेटिनम अथवा निकल की उपस्थिति के साथ H2 गैस लेते हैं तो ये उत्प्रेरक अपचयन होता है, आपने देखा। और इस अपचयन से पूर्ण अपचयन हो जाता है। अपचयन करवाते तो आगे तो एल्डिहाइड जो है ये लेकर के अपचयन करवाएंगे हम यदि इनकी प्रेजेंस लेकर के अपचयन करवाएंगे इसका, तो उस स्थिति में अपचयन पूरा का पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुने आप ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्केनॉइड क्लोराइड जो है उनसे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। H2 गैस से इनका अपचयन करें PD एंड BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपचयन होगा। अब यहाँ पर BaSO4 का रोल क्या है वो बता दूं आपको। BaSO4 का रोल है संदमक, इनहिबिटर मतलब ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। यदि आगे क्रियाशील होगा तो ये और आगे अपचयित होकर के संगत एल्कोहल बना देगा। अपचयित होकर क्या बना लेगा, संगत एल्कोहल बना देगा। इसलिए BaSO4 को इनहिबिटर के रूप में काम में लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखते हैं। ये थी केवल एल्डिहाइड के विघटन की विधियां। सी केवल कीटोन के विघटन की विधियां, केवल कीटोन का विघटन। मैं आपको पिछली क्लास में या ऑनलाइन क्लासेस में ये बात बता चुका हूं, एक कंपाउंड होता है AAE या फिर हम इसे कहते हैं EAA। ये आपको समावेशिता में बताया हुआ शायद, देखिए पिछली क्लास में समावेशिता में, और अब की बात भी शायद हो सकता है मैंने इस पर चर्चा की हो। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है एथिल एसिटो एसिटेट, एथिल एसिटो एसिटेट। इस प्रकार से कंपाउंड एक ही है, ये कंपाउंड एक ही है। देखिए एक बार, एसिटिक एसिड ये है, एसिटिक एस्टर ये है, और यदि मैं एक हाइड्रोजन की जगह एसिटो ग्रुप जोड़ दूं तो ये हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया। यदि हम इसका क्षार दला गठन करते हैं KOH एक्वाटिक, तो उस कंडीशन में एस्टर प्राप्त होते हैं। उस कंडीशन में हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। कैसे देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, SOH एसीटोन प्लस CO2 प्लस एथेनॉल C2H5 प्लस एथेनॉल एक्वाटिक KOH लेकर के रिएक्शन करवाएं तो जल अपघटन पर ये इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएंगे और जल अपघटन पर क्या देंगे, कीटोन बनाएंगे। जल अपघटन पर कीटोन बनाएंगे। तो कीटोन जो है वो इस प्रकार से विकसित किया जाता है। कीटोन का विघटन इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करेंगे। तो ये केवल कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। AAE अथवा EAA का कीटोनी जल अपघटन बोल सकते हैं। कीटोनी जल अपघटन अथवा क्षारकीय जल अपघटन कराते हैं तो उस स्थिति में हमें एसीटोन प्राप्त होता है। तो ये केवल कीटोन के विघटन की विधि है, इसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल विघटन की विधियां जो हैं वो कंप्लीट स्टडी कर ली। विघटन की विधियों की हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। आप फटाफट इन्हें रिवर्स करके अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम विघटन की विधियां पूरी होते ही नेक्स्ट आप जानते हो क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है वो हम देखेंगे। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो पहले ही मैं बता दूं कि भौतिक अवस्था के बारे में यदि हम देखें, पहले भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में या फिजिकल स्टेट जो है उसमें हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड एकमात्र गैस है। शेष उच्चतर सदस्य वाष्पशील द्रव अथवा ठोस होते हैं। शेष उच्चतर सदस्य वाष्पशील द्रव अथवा ठोस होते हैं। 10-11 तक द्रव और उसके बाद ठोस होते हैं। ये एकमात्र फॉर्मेल्डिहाइड गैस है। एसीटोन वाष्पशील द्रव है, लेब में आप देखोगे। तो ये भौतिक अवस्था के बारे में हो गया। ये मात्र एक गैस है। उच्चतर जो है वो क्या होंगे, वाष्पशील द्रव अथवा ठोस। कैसे, उच्चतर सदस्य ठोस C11 और ये होंगे
सी 11 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि वास्तविक द्रव अथवा ठोस होते हैं। भौतिक अवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। रंग प्राय रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। गंध कैसे होती है? तो निम्नतर एल्डिहाइड की गंध अरुचिकर और उच्चतर जो फलों के समान, उच्चतर एल्डिहाइड की गंध फलों के समान मधुर होते हैं। ठीक है, कीटोन इनकी गंध जो है वो अच्छे होते हैं, इसलिए सुगंध कारक में काम लेते हैं। मधुर गंध, कीटोन मधुर गंध युक्त होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं और सुगंध कारक के रूप में काम आते हैं। कीटोन मधुगंध युक्त होते हैं और सुगंध कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हो गई गंध। अब नेक्स्ट देखते हैं रंग गंध। नेक्स्ट देखते हैं विलेयता। विलेयता निम्नतर सदस्य C4 या 5 तक माना। जल में पूर्णतः विलय, निम्नतर सदस्य जल में पूर्ण विलय होता है। 5 वाला होता नहीं है एक्चुअल में, C5 तक में लिख तो देते बुक्स वगैरह में, लेकिन होता नहीं। निम्नतर सदस्य जल में पूर्ण विलय है और उच्चतर सदस्य जो है वो जल में विलय नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय है। उच्चतर कार्बनिक विलायकों में विलय। ठीक, उच्चतर क्या यदि देख रहे हैं एक्चुअल में तो सारे के सारे ही कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। पूर्णतः निम्नतर सदस्य इसमें विलय है, कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलय होते हैं। जल में विलयता का कारण चर्चा करते हैं इस पर। जल में विलयता का कारण यह है कि जल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेते हैं निम्नतर सदस्य, और उच्चतर सदस्य होते हैं उनमें कार्बनिक पार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो जल में ये विलय नहीं होते, ये जल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। जल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। जल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग करने के कारण ये निम्नतर सदस्य जल में विलय होते हैं और उच्चतर सदस्य नहीं होते। इसी कारण 40% सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड नॉन बाई फार्मेलिन के रूप में नाम फार्मेलिन। ये फार्मेलिन है ना, ये प्रयुक्त किया जाता है जीव जंतु जो है, मृत जीव जंतु, उनके शरीर को
जंतु प्रयोगशाला में या बायोलॉजी जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का लिया जाता है, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, और यह है फॉर्मेल्डिहाइड जल में पूर्णतः विलय है, एसिटाल्डिहाइड जल में विलय है, एसीटोन जल में विलय है, और उसका सदस्य दोनों की विलयता जल में घट भी जाती है। H बॉन्डिंग के कारण उनकी विलयता जो है वह है पाई जाती है। अब नेक्स्ट चलते गलनांक और क्वथनांक को। गलनांक तथा क्वथनांक, जैसे मैंने आपको अभी भौतिक अवस्था में बताया कि निम्नतर सदस्य जो है उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, गलनांक और क्वथनांकों की मान बढ़ती रहती है। अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक जो है वह बढ़ता है। ठीक है, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा गलनांक और क्वथनांक के मान भी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात आप क्लियरली अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ठीक है, अब कंपैरेटिवली देखते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है उनकी तुलना में इनकी गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन की तुलना में एमपीपीपी के वैल्यू जो एमपी एंड पीपी के मान उच्च होते हैं, जबकि संगत एल्कोहल की तुलना में निम्न। इसका कारण यह है कि हाइड्रोकार्बन में किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन में किसी प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं होता, जैसे ये ले लिया अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं है ब्यूटेन। लेकिन इससे अधिक गलनांक और क्वथनांक की वैल्यू होगी किसकी? C3H6O मतलब प्रोपेनॉल्डिहाइड की, और इससे भी अधिक होगी प्रोपेनॉल की C3H8। इसका रीजन ये है कि इसमें किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें H बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या होती है? H बॉन्डिंग। जबकि इसमें द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण की उपस्थिति होती है। द्विध्रुव आकर्षण प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। ये क्या होता है? देखिए ये होता है कार्बनिक ग्रुप जो होता है उसमें ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव होता है, और ये इंटरेक्शन इसमें पाया जाता है। ये है द्विध्रुव आकर्षण इनमें, और इसकी उपस्थिति के कारण ही संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में यह है क्या है? संगत अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अणुभार लिया हमने 12 दूनी 24, 12 की है 36, 12 चौक 48 प्लस 10 58। यहाँ पर 12 की है 36 और 6 42 और 16 58 42 और 16 कितने हो जाएंगे? 58, और यहाँ पर ये हो जाएगा 60। तो नियरली लगभग बराबर है इसके अणुभार। ठीक है, तो ये संगत अणुभार वाले हैं, उनसे
अधिक क्यों होता है? क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की प्रेजेंस पाई जाती है। द्विध्रुव आकर्षण की उपस्थिति जो है वो पाई जाती है। इस द्विध्रुव आकर्षण की उपस्थिति की तुलना में एज बॉन्डिंग जो है वह इंटरेक्शन अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। एज बॉन्डिंग अधिक प्रबल होता है। इस कारण से अणु जो हैं वो पास पास आकर के और संघनित हो जाते हैं। इस कारण से एमपीपीपी के मान जो हैं वो हाई पाए जाते हैं, उच्चतर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एल्कोहल से कम इसमें एल्डिहाइड कीटोन में, और एल्डिहाइड कीटोन से कम इसमें हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी, भौतिक गुण किसके? एल्डिहाइड एंड कीटोन के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसके बाद वी नो दैट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, रासायनिक गुण अथवा विक्रियाएं जो हैं वो पढ़ेंगे। रासायनिक गुण इनमें कैसे पाए जाते हैं? तो रासायनिक गुणों में निम्न प्रकार के विक्रियाएं देता है। रासायनिक गुण यदि इसके देखे जाए तो यह निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। तो पहले प्रकार के विक्रियाएं जो हम पढ़ते हैं, पहले प्रकार के विक्रियाएं इसमें है वो है नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इस प्रकार के अभिक्रियाएं हम देखेंगे। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बनिक ग्रुप है। हम कैसे कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक नहीं देता? तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे देता हूँ। ये जो है हमारे पास ये है कार्बोनिल समूह। इस पर यदि हम रिएक्शन करवाएं किसकी? Nu-E+ किसी भी कंपाउंड की जिसमें नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो उपस्थित हो, तो यहाँ पर हम Nu-E+ जो है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। Nu-E+ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और एक तरफ तो हम Nu का एडिशन करवाएंगे और दूसरी तरफ हम E+ का करवाएंगे। Nu का करवाएंगे तो ये अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन खींच लेगा, तो अटैक होने से ये बनेगा Nu। अब ये इंटरमीडिएट बना मध्यवर्ती, यह क्या बना? मध्यवर्ती। और इस मध्यवर्ती में ऑक्सीजन परिणावेश है, इसलिए मध्यवर्ती क्या है? स्थायी। मध्यवर्ती कैसा है? स्थायी। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो कहां पर करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो मतलब इस पर करेगा, मतलब दूसरी कंडीशन में अटैक जो होगा इस पर होगा। सेकंड कंडीशन यदि हम लेते हैं और इस पर होगा तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका अटैक इस पर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये रहा कार्बन और ये ऑक्सीजन और इस पर E+ जुड़ गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले गए तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस मध्यवर्ती का स्थायित्व कम है, स्थायित्व कम, और अधिक स्थायित्व वाला जो है वो मध्यवर्ती ज्यादा मात्रा में बनेगा और उसी प्रकार से क्रिया होगी, वही बनेगा मैंगनीज। अब आगे क्या होगा? आगे E+ का अटैक होगा इस पर और Nu
यह प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये होता तो स्थायित्व ही कम है, अस्थायी कैसा है, अस्थायी, इसलिए आगे रिएक्शन होगी ही नहीं, आगे रिएक्शन होगी ही नहीं, यह स्थायी है, वापस उठ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, तो नाभिक स्नेही का योग ही होगा पहले, इस बात को प्रूव करता है बनने वाला मध्यवर्ती, क्योंकि मध्यवर्ती स्थायी बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है और प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर योग करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर योग करेगा, तो बनने वाला मध्यवर्ती अस्थायी होगा, इसलिए नहीं बनेगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं ही देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं ही देते हैं। तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो और इसे अच्छे से कॉपी में उतार करके रख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पूरी की पूरी रिएक्शन जो आगे वो इसी पर डिपेंडेंट है, ये समझ लिया तो आगे समझ में आ जाएगा। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम, और अब इसमें और आगे चर्चा करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में हम आगे चर्चा करें तो इसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से प्रभावित होती है, इन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो वो देखते हैं। तो इसमें दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो जो ये एल्किल ग्रुप होते हैं इनकी त्रिविम बाधा जो है वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि आने वाले नाभिक स्नेही को जुड़ने ही नहीं देंगे बड़े बिंदु, तो यहाँ पर इस पर अटैक की संभावना को कम कर देंगे, ठीक है, ये तो हो गई, मिटा देता हूं। अब क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो पहला कारक जो है वह है त्रिविम बाधा एल्किल समूह की, और दूसरा कारक जो है वो पहला कारक त्रिविम बाधा है, और मैंने आपको बता दिया त्रिविम बाधा, जो मैंने आपको बता दिया कि त्रिविम बाधा आने के कारण क्या होगा, त्रिविम बाधा आएगी तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अटैक की संभावना या आक्रमण की संभावना जो वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो कारक है वो हमारे पास है प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई प्रभाव इसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, तो प्लस आई प्रभाव होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो उसकी संभावना उतनी कम हो जाएगी जितना ज्यादा प्लस आई होगा। इसलिए कीटोन जो है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, जबकि त्रिविम बाधा में उनमें ज्यादा होती है, जबकि जो एल्डिहाइड है वो प्लस आई प्रभाव का कम होता है। इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो फास्टली हो जाएगा। इसलिए दोनों ही कारक जो हैं उनके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कीटोन इन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं और एल्डिहाइड जो है वो इन अभिक्रियाओं के लिए अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण जो है वह है त्रिविम बाधा, कीटोन में ज्यादा होती है, एल्किल समूह बड़े बड़े होते हैं, एल्डिहाइड में कम होती है, क्योंकि एल्किल समूह एक ही होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और उसमें भी इसका आकार बढ़ने के साथ प्रभावित करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव, कीटोन में प्रेरणिक प्रभाव दो एल्किल समूह का होता है, इसलिए यहाँ पर दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव होगा तो क्या होगा, दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव होगा तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। और दूसरा यदि हम देखें प्रेरणिक प्रभाव, कीटोन में तो ये है, एल्डिहाइड में एक समूह का ही होगा, प्रेरणिक प्रभाव कम होगा, इसलिए क्रियाशीलता जो है वह क्या होगी, क्रियाशीलता इसकी अधिक होगी एल्डिहाइड।
तो ये थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण में हम पहला एग्जांपल देखते हैं। HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। साइनोहाइड्रिन महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो आगे अदर यौगिकों के विरचन में भी काम में आते हैं। साइनोहाइड्रिन बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण अन्य यौगिक जो हैं उनके विरचन में काम में आएंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा इसे डिटेल से देख लीजिए और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।